गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए हमारा छठा चैप्टर चल रहा है मानव अधिवास। तो हम नगरीय अधिवासों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नगरीय अधिवासों में आज हम नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि नगरीय अधिवासों का जो वर्गीकरण किया जाता है कौन कौन से बेस है, किस किस आधार पर किया जाता है, तो उन आधारों पर हम चर्चा करेंगे। तो नगरीय अधिवासों का वर्णन करने के लिए प्रमुख रूप से ये चार बेस है। पहला है जनसंख्या के आकार के आधार पर, दूसरा है व्यावसायिक संरचना के आधार पर, और तीसरा है प्रशासन के आधार पर, और चौथा है आवश्यक दशाएं। ठीक, तो हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी क्षेत्र की को नगरीय जनसंख्या में शामिल करने के लिए जनसंख्या को मापदंड माना गया है। ठीक है, और उसका कारण यह है कि और ये मापदंड जो है हर किसी भी देश का जो होता है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर देश की जो जनसंख्या होती है वो अलग अलग होती है। हर देश का जो विकास का जो स्तर है वो सबका कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें अपनी, तो हमारे तो 135 करोड़ की जनसंख्या है। बहुत सारे ऐसे देश हैं कि उनकी जनसंख्या भी 50 लाख है, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 50 करोड़ है, किसी की 80 करोड़ है। तो इसलिए हर देश का जनसंख्या का जो स्तर है वो अलग अलग होता है, क्षेत्रफल भी सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए जनसंख्या के आकार के आधार पर हर देश का जो वर्गीकरण किया जाता है नगरीय जनसंख्या का, वो हर देश का अलग अलग होता है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, इन देशों की अगर हम बात करें तो इन देशों का जो जनसंख्या का जो के आधार पर नगरीय स्तर वर्गीकरण करने का जो आधार है वो है 250। यानी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या अगर 250 है, 250 है, तो उसको नगरीय जनसंख्या में शामिल किया जाता है। अब जैसे अब इस कंपेयर को अपने देश से कंपेयर करें तो हमारी जो जनसंख्या 135 करोड़ है, तो हमारे देश में अगर 250 का आंकड़ा आकलन करें तो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र रहेंगे ही नहीं, सारे नगरीय क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हर देश का स्तर अलग अलग होता है। इसी प्रकार जैसे आइसलैंड की हम बात करें तो उसका है 300। वेनेजुएला में अगर कोई सी भी क्षेत्रीय जनसंख्या 1000 भी है तो उसे नगरीय जनसंख्या में शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार कोलंबिया में है 1500। संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड, इसका जो मापदंड है वो है 2500। ठीक, जापान, अब देखो जापानी जनसंख्या टॉप 10 में आता है जापान, तो यहाँ जनसंख्या आंकड़ा बढ़ गया 3000। अब जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में की जनसंख्या के आधार पर अगर बात की जाए नगरीय बस्ती की, तो एक ऐसा क्षेत्र जहां की कुल जनसंख्या अगर 5000 है, ठीक है 5000, तो उसे नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। लेकिन भारत में जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व पे भी ध्यान दिया जाता है। जनसंख्या घनत्व कम से कम वहां का होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 5000 है और कम से कम वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो उसे नगरीय जनसंख्या में शामिल किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका जनसंख्या के आकार के आधार। इसके बाद दूसरा जो है वो बेस आता है आपका व्यावसायिक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो कार्यशील जनसंख्या होती है, जो 15 साल से लेकर के 59 साल तक के होते हैं, उनका जो वो अपनी आजीविका के लिए जो कार्य करते हैं उसके आधार पर उसको बोलते हैं व्यावसायिक संरचना। तो किसी क्षेत्र में कम से कम विश्व में ज्यादातर जो मापदंड है 50% का है। यानी किसी भी क्षेत्र की अगर कुल कार्यशील जनसंख्या का 50% यानी कुल जनसंख्या का कम से कम आधी जनसंख्या भी अगर गैर कृषि कार्य मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, गैर कृषि कार्य, ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलापों को छोड़कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इन क्रियाकलापों में संलग्न है, तो उसे नगरीय बस्ती में शामिल किया जा सकता है। ठीक, अब अपने भारत की बात की जाए, तो भारत में जो ये मापदंड है वो है करीब 75%। ठीक है, अगर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का कुल कार्यशील जनसंख्या का 75% हिस्सा गैर
कृषि कार्यों में संलग्न है तो उसे नगरीय बस्ती में शामिल किया जा सकता है। बाकी एवरेज अगर देखा जाए तो वो सबका कितना होता है 50%, ठीक। लेकिन भारत में रखा गया 75%। क्यों? क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, विश्व में दूसरा स्थान रखता है चीन के बाद, ठीक है। तो तीसरा आगे आपका प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं, प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में किसी भी क्षेत्र को नगरीय बस्ती में शामिल करने के लिए अगर किसी क्षेत्र में क्या हो नगरीय अनुसूचित नगरीय क्षेत्र हो, नगर पालिका हो या नगर परिषद, नगर निगम, कुछ भी हो, और छावनी बोर्ड, अगर ये सुविधाएं अगर किसी क्षेत्र में हो तो उसे नगरीय बस्ती में शामिल किया जा सकता है। ये भारत की बात है। ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर अनुसूचित नगरीय क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद हो, छावनी बोर्ड हो, अगर ये सुविधाएं अगर कहीं है तो उसे नगरीय बस्ती में शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार आपका जो ब्राजील है, बोलिविया है, इसमें भी नगरीय बस्ती में किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए वहां पर ऐसी प्रशासनिक सेवाओं पर ध्यान दिया जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रशासन के आधार, ठीक है। अब आपका चौथा नंबर आता है आवश्यक दशाएं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अपनी सुविधाओं की वजह से फेमस हो जाते हैं और धीरे धीरे वहां हर प्रकार की सुविधा बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे क्या होते हैं नगरीय बस्ती में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो विश्व में नगरीय उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य यही है। तो वो अपनी प्रशासनिक कार्य या कोई विशेष प्रकार की वस्तु जो वहां पर निर्मित की जाती है या किसी विशेष प्रकार की सुविधा की वजह से या किसी विशेष आकर्षण की वजह से वो क्या है प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वो आता है आवश्यक दशाओं। जैसे मान लो अवकाश, यानी कोई बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ लोग छुट्टियां मनाने वगैरह के लिए जाते रहते हैं, तो वो क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो जाते हैं फेमस हो जाते हैं, हर प्रकार की सुविधा वहां बढ़ जाती है, तो वो नगरीय बस्ती में शामिल हो जाते हैं। या बहुत सारे जैसे हमारे पर्यटन सुविधा स्थल होते हैं जैसे ऊटी वगैरह है, शिमला है, तो वहां लोग क्या घूमने फिरने जाते हैं, तो धीरे धीरे वो स्थान भी क्या हो जाते हैं प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या है नगरीय बस्ती में शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार आपके बहुत सारे औद्योगिक नगर है, जैसे आपका अलवर है, रेवाड़ी है, ठीक है, या आपका नोएडा, गुड़गांव है, तो ये अपने औद्योगिक नगरों में आते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो फैक्ट्रियों की वजह से ये क्षेत्र क्या हो गए प्रसिद्ध हो गए, तो वो नगरीय बस्ती में शामिल हो गए। ऐसे आपका कांडला वगैरह है, ये समुद्री बंदरगाह, कांडला एक गाँव है लेकिन वहां पर बंदरगाह की वजह से क्या हुआ वो क्षेत्र फेमस हो गया। तो इसी प्रकार सेनानगर का मतलब छावनी बोर्ड, जैसे आपका लेस्टोन है, आपका रुड़की है, बरेली है, आपके राजस्थान में नशीराबाद है, तो वो सैनिक छावनियों की वजह से क्या हो गए प्रसिद्ध हो गए और वो नगरीय बस्ती में शामिल कर लिए गए। तो कहने का मतलब है नगरीय अधिवासों का जो वर्गीकरण है ये 4 बेस है, चारों का अलग अलग आपको आज के होमवर्क में वर्णन करना है, ठीक है, कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है और इसी प्रकार से थोड़ा आपको 3-3, 4-4 लाइनों में ये एक्सप्लेन करना। ये आज का आपका एलडब्ल्यू रहेगा और इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।